प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा। प्रदेश में भी राज्य स्तरीय कमेटी का गठन। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, संस्थानों और विश्वविद्यालयों में 10-10 बेड किए गए आरक्षित। 820 आइसोलेशन वार्ड कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए सुरक्षित। बरसाना में रंगोत्सव कार्यक्रम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। कहा, ब्रज की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने की है जरूरत। और प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने पर लगाया विराम। प्रेरणा देने वाली महिलाओं को सौंपेंगे अपना सोशल मीडिया अकाउंट। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इससे जुड़े मामलों की निगरानी कर रहे हैं। पीएम ने कल कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की गहन समीक्षा उन्होंने की है। देश में फिलहाल कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए 15 लैब चल रही हैं, जबकि आज से 19 और लैब को एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आज 3 वैज्ञानिकों की टीम ईरान जा रही है। वहां एक टेस्ट लैब खोला जाएगा ताकि वहीं जांच के बाद अपने देश के नागरिकों को वहां से लाया जाए। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंगलवार को उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने अलग अलग बैठकें की। इसमें राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों, मेडिकल संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में 10-10 बेड आरक्षित किए गए हैं, जबकि 820 आइसोलेशन वार्ड आरक्षित किए गए हैं। सोमवार को देश में कोरोना के 2 नए मामले सामने आने के बाद सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी निगरानी रखी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़े मामलों की निगरानी कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने कोविड-19 से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक के बाद पीएम मोदी ने खुद ट्वीट किया और कहा, कोविड-19 से निपटने की तैयारी की गहन समीक्षा की। विभिन्न मंत्रालय और राज्य साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो भारत आने वाले लोगों की जांच से लेकर त्वरित चिकित्सा उपचार प्रदान करने के संबंध में है। घबराने की जरूरत नहीं है, हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अपनी सुरक्षा के लिए छोटे लेकिन जरूरी कदम उठाएं। जयपुर में इटली के एक पर्यटक के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के साथ ही देश में कोरोना से संक्रमित होने के अभी तक 6 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच कोरोना वायरस ने अब दिल्ली से सटे नोएडा में भी दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस के डर को लेकर नोएडा के 2 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नोएडा के निजी स्कूल में मंगलवार को परीक्षाएं टाल दी गई क्योंकि यहां पढ़ने वाले एक छात्र के पिता कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। स्कूल में परीक्षाएं टाल दी गई हैं, हालांकि बोर्ड परीक्षाएं होंगी। नोएडा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग का एक दल सुबह करीब 11:15 बजे निरीक्षण के लिए स्कूल पहुंचा। संक्रमित व्यक्ति के परिवार के कुछ सदस्यों में भी इसी तरह के लक्षण नजर आने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में इटली से लौटे दिल्ली निवासी व्यक्ति संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने आगरा में 3 दिन पहले एक पार्टी दी थी, जिसमें नोएडा के स्कूल के 2 छात्रों सहित 5 लोग शामिल हुए थे। उस व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने के बाद उनकी पार्टी में शामिल होने वाले 2 छात्रों सहित 5 लोगों को ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने 1000 से अधिक देशी विदेशी कंपनियों को कोरोना वायरस अलर्ट नोटिस दिया गया है। नोटिस में सभी कंपनियों से कहा गया है कि यदि उनका कोई कर्मचारी विदेश गया है तो उसके भारत लौटे पर स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी जाए। आगरा में नमूना परीक्षण के दौरान तेज बुखार के 6 मामलों का पता चला, जिसके बाद इन लोगों को पृथक वार्ड में रखा गया है। ये सभी 6 लोग दिल्ली के उस 45 वर्षीय मरीज के संपर्क में आए थे, जिसका मामला सोमवार को सामने आया था। इन लोगों में उसके परिवार के सदस्य भी हैं। दोनों यात्रियों में लक्षण पाए जाने पर आइसोलेशन वार्ड जिला चिकित्सालय आगरा में भर्ती करते हुए उनके परिवार की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई एवं कुल 13 सैंपल केजीएमयू को जांच हेतु प्रेषित किया गया। कोविड 4 द्वारा दिल्ली में एक पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें नोएडा के 2 परिवारों के 6 सदस्य पार्टी में सम्मिलित हुए थे। उनके सभी सैंपल एनसीडीसी दिल्ली की प्रयोगशाला में प्रेषित किए गए थे।
इस प्रकार कुल 23 कॉन्टैक्ट को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 13 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 6 रोगी कोरोना संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी पुष्टि के लिए नमूना को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे को प्रेषित किया जा रहा है। राजस्थान में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की निगरानी और निवारण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली से स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के अधिकारियों ने जानकारी ली। चिकित्सा अधिकारियों को स्थानीय होटल और निजी चिकित्सालय सहित मरीज के संपर्क में आए सभी स्थलों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे देश के कोई यात्री चाइना टूर पे गए हों, उनकी स्क्रीनिंग का काम एयरपोर्ट पे हमने किया और स्क्रीनिंग करने के बाद कोई सिम्टम्स पाए गए तो फिर उनको हम उनकी स्वाब लेके, उनके सैंपल लेके और उनकी जांच का काम भी किया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों को लेकर मंगलवार दोपहर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के अंदर जो नोडल हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, आरएमएल और सफदरजंग को इसका नोडल हॉस्पिटल बनाया गया है। इसके अलावा 25 हॉस्पिटल, जिसमें 19 दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं और 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको इसके ट्रीटमेंट के लिए डेजिग्नेट किया गया है। वहाँ पर पूरी आइसोलेशन की फैसिलिटीज दी गई हैं। इस बीच वुहान से 112 लोगों को आईटीबीपी के छावला स्थित क्वारंटाइन केंद्र में रखा गया है। इन सभी को शुरुआती जांच के बाद नेगेटिव पाया गया है। कैंप पे रहने वालों का कहना है कि उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। Food in regular times. We are getting to move around, and the people here are taking good care of us. They are always available 24 hours. We are having good checkups and care. इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक यात्रा परामर्श जारी करके 3 मार्च को या उससे पहले इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान के उन नागरिकों को जारी नियमित वीजा या ई वीजा निलंबित कर दिया जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है। इससे पहले चीन के नागरिकों को 5 फरवरी या उससे पहले जारी नियमित वीजा या ई वीजा को निलंबित किया गया था। यह अभी भी लागू रहेगा। लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस की सतर्कता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर एक हेल्प डेस्क बनवाया गया है। 71 आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। केजीएमयू में कोरोना वायरस की जांच की सुविधा है। 5 लोगों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। सारी रिपोर्ट नेगेटिव निकली हैं। जो लोग चीन, दुबई या अन्य देशों से आ रहे हैं, उनकी निगरानी की जा रही है। कई टीमें गठित की गई हैं जो लगातार बाहर से आने वालों पर नजर बनाए हुए हैं। 24/1 से ही हम लोग एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसमें राउंड द क्लॉक 6 डॉक्टर और 8 पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी है। सारे लोगों की ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। एक थर्मल स्कैनर और 2 इंफ्रारेड स्कैनर भी, हमारे थर्मामीटर भी अवेलेबल है। 71 आइसोलेशन वार्ड की पूरे लखनऊ में व्यवस्था की गई है, जिसमें लोक बंधु, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलरामपुर, केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, एसजीपीजीआई में भी है। सारे जो बड़े अस्पताल हैं उनके 2-2 लैब टेक्नीशियन की इसके बारे में सैंपल कलेक्शन की ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। केजीएमयू में कोरोना वायरस की जांच की सुविधा उपलब्ध है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो निरोधात्मक पीपीई किट है, ट्रिपल लेयर मास्क है और N95 मास्क अवेलेबल है। बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत अपने गौरवशाली समृद्ध इतिहास को समेटे हुए है। हमने ब्रज के प्राचीन और गौरवमयी इतिहास को दुनिया को दिखाया है। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पूर्व हमें अयोध्या में दीपोत्सव का शुभारंभ किया था और 2 वर्ष पूर्व बरसाना में रंगोत्सव का। गंगा यमुना की बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गंगा के शुद्धिकरण एवं निर्मलता के लिए हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तो 1 वर्ष बाद यमुना भी अविरल बहती दिखाई देंगी। उन्होंने कहा कि ब्रज के विकास में कोई भी बाधा आड़े नहीं आएगी। मथुरा में पानी की समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मथुरा का पानी खारा है और यहाँ की जल समस्या को लेकर जल संचय योजना पर काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि ब्रज के घर घर में शुद्ध और मीठा जल पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश की कई बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। तीन वर्ष के आसपास हुए जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने।
हम लोगों के सामने था कि हमें विकास तो करना ही है, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए हमें क्या कुछ करना है। तो मेरे मन में हमेशा इस बात को एक टीस लगी रहती थी। जब हम लोग मंत्रिमंडल की हमारी बैठक हुई तो श्रीकांत जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, हमारे माननीय विधायकों ने, इन सब ने एक बात को कहा, और उन्होंने इस बात को कहा कि क्या हम लोग ब्रज क्षेत्र में जो हमारे सभी पवित्र स्थल हैं इन्हें तीर्थ बना सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, ये तो बनने ही चाहिए, तीर्थ हैं ही, लेकिन इन्हें शासकीय मान्यता भी मिलनी चाहिए। और इसी को लेकर के हमने मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना को, बलदेव को, गोवर्धन को, गोकुल को, इन सभी को, उन सभी 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ के रूप में बना करके और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नाम पर एक संस्था का भी गठन किया कि यहाँ की आध्यात्मिक, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ के भौतिक विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया जा सके। और इन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के परम वैष्णव श्री शैलजा कांत मिश्र जी को इसका दायित्व दिया गया कि वे जाकर के पूज्य संतों का आशीर्वाद लें और वहां के भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने पर विचार की बात कही, तब से पीएम के संदेश को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन इस ट्वीट को लेकर जो अटकलें जारी हुई थीं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विराम लगाते हुए कल साफ किया कि वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट को उन महिलाओं को सौंपेंगे जिनका जीवन और कार्य प्रेरणा देने वाला हो। साथ ही उन्होंने लोगों से ऐसी महिलाओं की गाथा उनके साथ साझा करने का अनुरोध भी किया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सोमवार रात 9 बजे से पीएम नरेंद्र मोदी के जिस ट्वीट को लेकर सियासी गलियारों से लेकर देश के आम नागरिक तक कौतूहल फैल गया था, उस पर से सस्पेंस का पर्दा खुद प्रधानमंत्री ने हटाया है। पीएम मोदी ने मंगलवार दोपहर ट्वीट कर अपने ट्वीट का मतलब विस्तार से समझाया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, इस महिला दिवस पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसी महिलाओं को सौंप दूंगा जिनका जीवन और कार्य हमें प्रेरित करता है। इससे उन्हें लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। पीएम ने ये भी कहा कि वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स उन महिलाओं को सौंपेंगे जो प्रेरणा देने वाली हों, तथा उन्होंने लोगों को इस प्रकार की महिलाओं की गाथा उनके साथ साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा, क्या आप इस तरह की महिला हैं या आप इसी तरह की किसी प्रेरणास्पद महिला को जानते हैं? #She Inspire Us के साथ ऐसी गाथाएं साझा करिए। दरअसल प्रधानमंत्री ने सोमवार को एक ट्वीट कर सोशल मीडिया में हलचल पैदा कर दी थी कि सोच रहा हूं कि इस रविवार को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दूं। पीएम मोदी के इस ट्वीट को बाद में 1 घंटे के भीतर करीब 26,000 बार रीट्वीट किया गया। पीएम के ट्वीट से हलचल इसलिए भी मच गई कि पीएम मोदी खुद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और वे उसे लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। ट्विटर पर मोदी के 5 करोड़ 33 लाख, वहीं फेसबुक पर 4 करोड़ 47 लाख और इंस्टाग्राम पर 3 करोड़ 52 लाख फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल पर 3 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स हैं। मोदी ट्विटर पर 5 करोड़ फॉलोअर्स को पार करने वाले पहले भारतीय हैं। महिलाओं से जुड़े मुद्दों को अहमियत देने और उनके योगदान को सराहने के मकसद से केंद्र 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले एक विशेष अभियान भी चला रहा है। 1 से 7 मार्च के बीच चलने वाले इस अभियान में सभी दिवसों के लिए एक विषय रखा गया है। इन विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, महिलाओं का सशक्तिकरण, कौशल और उद्यमिता और खेलों में भागीदारी, विशेष परिस्थितियां, ग्रामीण महिलाएं और कृषि और शहरी महिलाएं शामिल हैं। कहते हैं कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। महिलाओं को मजबूत करने के मकसद से पूरा करने के लिए आधी आबादी का आर्थिक सशक्तिकरण करना बेहद जरूरी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के जरिए इस मकसद को कैसे पूरा कर रही है, कैसे अंजाम तक पहुंचा रही है, आइए देखते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण का एक अहम पहलू है आर्थिक सशक्तिकरण। पैसा कमाने की ताकत महिलाओं को देती है आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का सम्मान, जो उनके लिए जिंदगी को अपने बल पर जीने का रास्ता प्रशस्त करती है।
इसीलिए केंद्र सरकार पिछले 5-6 सालों से लगातार महिलाओं को नीतिगत और संस्थागत स्तर पर इस तरह का माहौल प्रदान कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं कार्यबल का हिस्सा बने, उद्यमी बने, स्वरोजगार की राह चुने। The women entrepreneurs here to take advantage of CII. We've been doing a lot of work, in terms of policy advocacy, so taking inputs from entrepreneurs and sort of communicating this to the government. Secondly, what we've also been doing is connecting startups with industry players. What we should do is do what India needs. So we decided to begin with youth with disabilities from villages, and 30% at least should be girls because they are the most vulnerable. A leadership team, my core team as I call it, is 70% women. My overall team is 50-50 male women. So I think overall my investors, my board are actually about 80% men. So they've chosen to bet on a woman entrepreneur. महिलाओं के नेतृत्व में ही हो महिलाओं का विकास, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार के प्रयास वित्तीय समावेशन की तस्वीर बदल रहे हैं। जनधन योजना में आधी से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं। 15 करोड़ महिलाओं को मुद्रा योजना का लाभ मिला है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत हर बैंक शाखा कम से कम एक महिला को लोन दे रही है। सरकारी खरीद में MSME के लिए जो 25% खरीद की जाती है, उसमें से 3% महिला उद्यमियों से लिया जाता है। खादी ग्रामोद्योग के जरिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में महिलाओं के 1,38,000 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। महिला ई-हाट के जरिए महिला उद्यमियों को ऑनलाइन बाजार मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही कार्यशील महिलाओं की मुश्किलों को समझते हुए मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया गया है। कार्यस्थल पर बेहतर माहौल उपलब्ध हो, इसके लिए कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ मजबूत कानून बनाया गया है। महिलाओं के लिए इन बहुआयामी कदमों का ही नतीजा है कि महिला सशक्तिकरण को देश में नया आधार दे रहा है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला कर्मचारियों के योगदान को सम्मान देने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भूमिका की सराहना की। संसाधन विकास मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति के सम्मान में अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। महिला कर्मचारियों के योगदान को सम्मान देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी सक्रिय भागीदारी से राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रही हैं। पुरुषों से ज्यादा प्रभावी और जिम्मेदार हैं तो वो महिला अपने काम के प्रति हैं, इसलिए मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। हर चीज की चिंता करना, परिवार पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का सीधा सीधा संबंध आपसे होता है, और इस सब के बावजूद भी यदि आप अपनी जो काम आपको आवंटित होता है उसको भी बहुत गंभीरता से शिखर का काम करके आप साबित करते हैं, तो ये छोटी बात नहीं है, इसलिए आपका अभिनंदन जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने महिला कर्मचारियों के साथ बातचीत की और उन्हें इसी लगन और निष्ठा के साथ आगे भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कर्मचारियों के साथ सेल्फी भी क्लिक की और समाज के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय शामराव धोत्रे ने भी राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका का जिक्र किया। क्योंकि हमारा पहला गुरु जो है वो माँ है, इसलिए महिलाओं का सम्मान जहाँ होगा वहीं समृद्धि होगी, वहीं संस्कृति होगी। आज और खास करके हमारा जो विभाग है मानव संसाधन विभाग, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा संसाधन अगर होगा तो वो मानव संसाधन है, और उसका विकास, उसके व्यक्तिमत्व का विकास, उसमें आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। रमेश पोखरियाल निशंक ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को गुलदस्ता भेंट कर उनकी हौसला अफजाई भी की। दो दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी ने कल जिला अस्पताल में संचारी रोग नियंत्रण सप्ताह का शुभारंभ किया। इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किए गए 72 जन आरोग्य केंद्रों का श्रीमती गांधी ने लोकार्पण भी किया। श्रीमती गांधी ने लोकार्पण के उपरांत निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर पैक्सपेड कार्यदायी संस्था के जेई के विरुद्ध बर्खास्तगी व ठेकेदार को काली सूची में डालने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए। श्रीमती गांधी ने कहा कि जिन आरोग्य केंद्रों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है, उनका निर्माण पुनः कराना होगा।
70 गांव में हम लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं और उनका उद्घाटन मैं आज 12-13 की कर रही हूँ और एक एक को मैं खुद देखना चाहती हूँ कि वो ठीक से चले। जैसे कि यहाँ का जो है बिल्कुल ठीक से बना नहीं है, तो अब हम फिर से बनवाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने प्रयासों से मैं मंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इसको सैंक्शन किया है। इसमें ज़िले को बहुत फ़ायदा है, एक तो नौकरियाँ भी मिलेंगी और दूसरा बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। अब शुरू करने वाले हैं। मैं डीएम से ये अनुरोध करूँगी कि जो हम लोग बात कर रहे थे पिछली दफ़ा कि हर गांव में करीबन 160-163 लड़ाइयाँ हैं, हाँ, ये शायद पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया मापदंड है। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर हम एक नए डीएम से कह करके एक नया रिवाज शुरू करें कि लेखपाल हफ्ते में एक दफ़ा हर गांव में बैठ जाए और वहीं हाथों हाथ वो कार्रवाई कर लें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ROARO 2017 परीक्षा में सुल्तानपुर के अमित कुमार सरोज टॉपर रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अंबेडकर नगर के सुरेंद्र और देवरिया के प्रवीण कुमार मणि तीसरे स्थान पर रहे। सुल्तानपुर के चांदा ब्लॉक के राजपुर गांव के निवासी अमित कुमार सरोज ने इस परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया। इनके पिता अशोक कुमार सरोज राजस्व विभाग में कार्यरत हैं। अमित ने नवोदय विद्यालय बाराबंकी से 12वीं की पढ़ाई करने के बाद नोएडा स्थित निजी संस्थान से बीटेक किया। ROARO 2017 की परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत कम रहा। 50 चयनितों में महिला अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 2 है। 22वें नंबर पर दीप शिखा पांडे और 41वें स्थान पर इंदु को सफलता मिली है। राम मंदिर निर्माण से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय की तलाश पूरी हो गई है। ट्रस्ट का पहला कार्यालय राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर स्थित राम कचहरी मंदिर में बनने वाला है। यहां कार्यालय खोलने का प्रस्ताव मंदिर के महंत शशिकांत ने ट्रस्ट को दिया था। मंगलवार को ट्रस्ट के सदस्यों ने राम कचहरी मंदिर का निरीक्षण किया और यहां कार्यालय खोलने की अनुशंसा की। लोकसभा में सत्ता पक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच धक्का मुक्की की घटना हुई, जिसके बाद कल अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि सदन में कोई भी सदस्य शोर शराबा और प्रदर्शन करते हुए यदि दूसरे पक्ष की सीटों की तरफ जाएगा तो उसे शेष पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने सदन में प्ले कार्ड लाने की भी अनुमति नहीं देने की घोषणा की। सदन में जो हुआ प्ले कार्ड भी लेकर नहीं आना है, बैनर लेकर नहीं आना है। नो। अच्छा, आप प्ले कार्ड करके संसद चलाना चाहते हो क्या? संसद की मर्यादा इस तरीके से चलाना चाहते हो क्या? ये बताओ, अनाउंस करो आप कि हम प्ले कार्ड लेके संसद में आना चाहते हैं, मैं आने को अलाउ करूंगा। बोलो आप संसद में प्ले कार्ड को अलाउ कर रहे हो क्या? बोलिए आप, अगर आप सब प्ले कार्ड लेकर चलाना चाहते हो संसद, आप प्ले कार्ड लेकर संसद चलाना चाहते हो तो आप अनाउंस करो पार्टी की तरफ से कि हम ऐसी संसद चलाना चाहते हैं। दिल्ली हिंसा पर तत्काल चर्चा शुरू कराने की मांग पर अड़े कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा पर असंतोष जताते हुए शोर शराबा किया। हम लोग आम लोगों की नुमाइंदे बन के यहाँ आते हैं देश की विषय को उठाने के लिए। आज दिल्ली में जो हो रहे हैं, ये विषय को उठाने का हमें अधिकार है, ये विषय को रखने का हमें मौका देने के लिए हम आपसे गुजारिश किए हैं, सरकार से दरखास्त कर रहे हैं।
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदन में अनुशासन बनाने के लिए आपके नेतृत्व में निर्णय का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दिल्ली हिंसा का मुद्दा शून्यकाल में उठाया जाए। रखने के लिए आपके नेतृत्व में जो निर्णय हुआ है, हम पूरे तहे दिल से वो स्वागत करते हैं और हम आपके साथ रहते हैं। और मुझे इतना ही कहना है, दिल्ली के बारे में जो अधीर रंजन जी उठा रहे, वो तो 0 ओवर में जो उठाने का है उठाने दो। आई वुड लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, यस्टरडे ऑल्सो वी हैड सेड, हमने ये बताया था कि अगर वो रेस करना है तो रेस करने के लिए हमारा कोई आपत्ति नहीं था। मैं इतना ही कहता हूं, रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलिटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। फिर भी जब आप तैयार करते हैं ना, तब सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन लोकसभा में बार बार व्यवधान पड़ने के कारण कल कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। उधर राज्यसभा में भी कल कार्रवाई बाधित रही और विपक्षी कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन की बैठक शुरू होने के महज कुछ मिनट के अंदर ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति नायडू ने हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत होने और सदन चलने देने की अपील की, लेकिन अपनी अपील का कोई असर न होता देख उन्होंने 11:05 पर बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बाद में इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 3:10 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मिशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा में बड़ा काम किया गया है। इस योजना में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का मानना है कि स्कूल में समाज की सहभागिता रहनी चाहिए और समाज का भावनात्मक जुड़ाव स्कूल से बना रहना चाहिए। इसके लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है और देश की कई बड़ी कंपनियां कायाकल्प योजना में प्रतिभाग कर रही हैं। अब ज्यादातर जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे वो स्कूल आ रहे हैं। अब केवल वही बच्चे जुड़ रहे हैं नए बच्चे स्कूल गोइंग एज में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उस तरह की संख्या हर साल नहीं बढ़ेगी क्योंकि उतने बच्चे हैं ही नहीं। लेकिन आज ये अच्छी स्थिति ये है कि अब जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, स्कूल गोइंग एज में जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर नहीं है, ऐसे सारे बच्चों का पंजीकरण हो रहा है। और पिछले 2 सालों का जो ट्रेंड है, तमाम निजी स्कूलों के बच्चे शिफ्ट होकर के सरकारी स्कूलों में आए, क्योंकि हमने जो 15,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले और 1,000 उच्च प्राथमिक स्कूलों में जो फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध कराई, जो कायाकल्प के तहत स्कूल बेहतर किए, तो लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ा। कायाकल्प जो है हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, बिल्डिंग ठीक हो, सारी तरह की सुविधाएं, विद्युतीकरण हो, पेयजल हो, वॉशिंग पिट हो, हैंड वॉश का पिट हो, स्टैंड हो, किचन सेट हो, ये सब फर्नीचर हो, स्मार्ट क्लास हो, ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का पोर्शन है वो हमारे कायाकल्प योजना के तहत चल रहा है। जितना एकेडमिक पोर्शन है वो सब मिशन प्रेरणा के तहत है। बुंदेलखंड में व्याप्त अन्ना कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर जनपद में मॉडल पशु आश्रय केंद्र खोलकर अन्ना जैसी कुप्रथा पर विराम लगाने का बड़ा काम किया। इसी के चलते विकास पथ नाम से संचालित किसान उत्पादक संगठन द्वारा कल्याणपुरा पशु आश्रय केंद्र पर प्राप्त गोबर के निस्तारण के लिए जैविक खाद केंद्र खोला गया है। इस केंद्र पर जैविक खाद निर्माण के साथ विक्रय एवं प्रशिक्षण का काम भी किया जा रहा है। 2000 से अधिक गन्ना गोवंश वाले इस आश्रय केंद्र की लगभग 1.5 एकड़ जमीन में जैविक खाद एवं वर्मी कंपोस्ट का केंद्र खोले जाने को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। नमस्कार।